हाँ जी बच्चा, आपको एक वीडियो दिखाई जा रही है। आई होप इसकी साउंड वर्क्स। लेट मी चेक। That's it. अरे मंशा, आपको विजिबल हो पाई थी वीडियो? यस मैम। ओके। हाँ जी, वीडियो देखी सभी ने? जाम आपको पता है कुछ ऐसी बनती है, पता था आप लोगों को? ये पता था? अच्छा, आपको पता है शर्ट्स कैसे बनती है? रेडीमेड शर्ट्स मालूम है? मतलब जो आपके पास जो मास बेसिस पर प्रोड्यूस होती है, बल्क में बनता है। फॉर एग्जांपल जो आपकी आप टेलर वाली नहीं, कस्टमाइजेशन वाली नहीं, जो प्रॉपर ब्रांडेड शर्ट्स हैं कोई भी। चलो एक बारी मैं कोशिश करती हूँ वो भी अगर आपके सामने ला सकूं। हाँ यस मैम, टाइम पास करा लो मैम। अच्छा, शर्ट का एग्जाम्पल भी ना हमारे सिलेबस में थ्रू आउट आता रहता है, तो लेट मी चेक। ओके, साइलेंस प्लीज। टेक मशीनरी 24/7 बनते कपड़ों की थान। यहाँ वर्कर्स लगाते हैं जी जान। मशीनें जुटी हैं नॉन स्टॉप प्रोडक्ट्स बनाने में। आज की डेट में ऐसा हार्डली कोई होगा जिसने कभी शर्ट न पहनी हो। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 21वीं सदी में भी पहने जाने वाली ये कमीज हजारों साल पहले भी पहनी जाती थी। जी हाँ, दुनिया की सबसे पुरानी शर्ट एक 3000 बीसी के इजिप्शियन मकबरे से बरामद हुई। क्या पता कोई बेचारा उस समय भी ऑफिस के लिए तैयार हो रहा होगा। भाई तब का तो पता नहीं, पर चलिए देखते हैं कि हजारों की तादाद में फॉर्मल शर्ट्स इंडियन फैक्ट्रीज में आखिर कैसे बनाई जाती हैं। सबसे पहला स्टेप होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग यानी कैड। कैड की मदद से एक्चुअल फैब्रिक की लेंथ और विड्थ के प्रोपोर्शन में कंप्यूटर पर एक लेआउट तैयार करना। इससे इंश्योर होता है कि फैब्रिक को काटते समय मिनिमम वेस्टेज हो। इस शर्ट में 24 पार्ट्स हैं। हर शर्ट में करीब 1.54 मीटर्स कपड़ा यूज होता है। कितनी क्वांटिटी में शर्ट्स बननी है उसके हिसाब से ये वर्कर्स फैब्रिक की लेयर्स बना रहे हैं। अब मार्कर शीट को कपड़े की लेयर पर रख के ट्रेसिंग पेपर की तरह यूज किया जाएगा। ये वर्कर एक स्ट्रेट कटिंग नाइफ की मदद से मार्कर शीट पर बने शर्ट के सभी बड़े हिस्सों पर नाइफ को हाथ से घुमाकर काटता है। फाइनली अब शर्ट के सारे पार्ट्स कट चुके हैं। यहाँ एक टीम कपड़े के कलर, साइज और पार्ट्स के हिसाब से हर एक हिस्से का बंडल बना रही है। हर बंडल की मार्किंग
चेकिंग की जाती है, जो कि बहुत जरूरी है ताकि गलती से भी बिना कॉलर की शर्ट ना बन जाए या दादाजी के शर्ट में छोटू की शर्ट की स्लीव ना सिल दी जाए। अब टाइम आ गया है सोइंग सेक्शन में जाने का, जहां अब शर्ट के सभी 24 हिस्सों को एक साथ जोड़ा जाएगा। सबसे पहले शर्ट के आगे वाले हिस्से पर पॉकेट स्टिच की जाती है। उसके बाद लाइनिंग से चिपके हुए कॉलर को कंप्लीट किया जाता है इस स्पेशल सोइंग मशीन पर। वेरी बोरिंग। कहता है ये जुड़ गया योक पैक। बहुत बोरिंग। ओके बच्चा, बेसिकली शर्ट्स का आपको ये पता होना चाहिए कि जब मल्टीपल शर्ट्स बनानी होती हैं तो होता क्या है कि एक के ऊपर एक लेयर रखी जाती है, उनको एक साथ कट किया जाता है, उसको हम बोलते हैं कटिंग प्रोसेस। और कटिंग प्रोसेस के बाद फिर इंडिविजुअल हमारे पास पीसेस जाते हैं इन दी स्टिचिंग डिपार्टमेंट, ताकि अब एक एक शर्ट हमारे पास बनकर तैयार हो सके। दिस इज हाउ शर्ट्स आर मेड। और लास्ट डिपार्टमेंट जो वीडियो में आगे आने वाला था, फिर बाद में हम उनकी करते हैं फिनिशिंग, दोबारा से प्रेस वगैरह मारेंगे, कुछ भी अगर धागे वगैरह रह जाते हैं एक्स्ट्रा तो उनको कट कर देंगे, लेबल लगा लेते हैं। बाय द वे, मैं यहाँ पर पीटर इंग्लैंड प्रमोट नहीं कर रही हूँ, वीडियो ही उसकी अवेलेबल थी। ठीक है जी। इन जनरल बात करते हैं, आपके पास कोई भी गुड्स इंडस्ट्री है, वैसे तो आपके सिलेबस में एक चैप्टर सर्विस कॉस्टिंग नाम का भी है, दैट केटर स्पेसिफिकली टू सर्विस इंडस्ट्री। उस एक चैप्टर को छोड़कर मेजॉरिटी आपका सिलेबस गुड्स इंडस्ट्री की तरफ चलेगा। गुड्स इंडस्ट्री को लेकर क्या क्या खर्चे होते हैं आइए डिस्कस करते हैं। बच्चा, आप लोगों के पास चैप्टर नंबर 1 में इंट्रोडक्टरी पोर्शन है, वहां पर सभी बच्चे मेरे साथ चलेंगे। इंट्रोडक्टरी पोर्शन पेज नंबर 1.1। आपने अभी, लेट अस से मैं जैम की बात करती हूं, आपने अभी जैम वाली वीडियो भी एक देखी। मुझे बताओ इन जनरल वीडियो के हिसाब से या इन जनरल आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से जैम मैन्युफैक्चरर को क्या क्या खर्चे पड़ते होंगे, मुझे खर्चे बताना। रॉ मटेरियल मतलब जैम बनाने के लिए स्ट्रॉबेरी, शुगर, लेमन भी था, रेसिपी सीख गए हो। ठीक है, और लेबर कॉस्ट, हाथ दिख रहे थे हमको, कुछ बंदे तो बैठे थे देखो। और कंटेनर मतलब उसकी बॉटलिंग, लेबलिंग, स्टोरेज आपने बोला, प्रोसेसिंग मतलब बीकर्स वगैरह यूज हो रहे थे। आई वुड स्टिल से वो कैपिटलाइज कॉस्ट है। कोई भी मशीनरी वगैरह यूज है, अच्छा उस पर कोई भी इक्विपमेंट होते हैं तो उनकी डेप्रिसिएशन, फॉर एग्जांपल शर्ट वाली वीडियो में मशीन्स थी, स्टिचिंग मशीन्स थी, उनकी डेप्रिसिएशन। अच्छा, और हमारे पास मे बी फ्यूल कॉस्ट, जो भी हमारे पास लग रहा होगा फ्यूल टू कुक और जैम, वो भी। हाँ जी, फैक्ट्री कॉस्ट मतलब रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, पैकेजिंग वही बॉटलिंग, लेबलिंग, पैकेजिंग में आ गया। रॉयल्टी, किस चीज की रॉयल्टी भला? जैम बनानी हुई तो ठीक है, रॉयल्टी, वेरी गुड। और कुछ एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, इन जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है जी, ठीक है। इंस्पेक्शन कॉस्ट, बिल्कुल ठीक है। चलिए, अब आप ये सोचो, नंबर ऑफ कॉस्ट आइटम्स इज गोइंग टू बी सच अ large for an organization that it makes sense to categorize those cost। एक एक करके खर्चा देखेंगे तो बहुत सारी आइटम्स हैं, कैटेगरी ऑफ कॉस्ट बना लेते हैं। तो हमारा टॉपिक जो अब डिस्कस होने वाला है दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। नाउ क्लासिफिकेशन जो होती है खर्चों की, वो अलग अलग बेसिस पर हो सकती है। आप खर्चे छोड़ो, इन जनरल आपके पास कपड़े हैं जी, कपड़ों की क्लासिफिकेशन आप ऐसे भी कर सकते हो ना, बेसिस ये भी बन सकता है, घर के कपड़े, बाहर के कपड़े, फाइल्स ऐसे भी बना सकते हो आप। क्लासिफिकेशन समर विंटर के हिसाब से भी कर सकते हो, सीजनल क्लासिफिकेशन भी होगी। आप क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ
कलर्स भी कर सकते हो आप, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर यूसेज की, हाँ जी ये हमारे कैजुअल है, ये थोड़े से फॉर्मल कपड़े हैं, ये टॉप्स हैं, ये बॉटम्स हैं, वगैरह वगैरह। तो वही कपड़ों का एक ढेर है जिनके क्लासिफिकेशन के क्राइटेरिया, बेसिस, फाइल्स बनाने का क्राइटेरिया अलग अलग हो सकता है। ऐसे ही हम बोलते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के पास जो कॉस्ट आइटम्स हैं उनको वो क्लासिफाई अलग अलग बेसिस पर कर सकते हैं। वैसे तो बेटा बहुत सारे क्राइटेरिया, बहुत सारे बेसिस एग्जिस्ट करते हैं, हम थ्रू आउट द चैप्टर, हम थ्रू आउट द सिलेबस भी कवर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे आपको डिस्कस करवाने की जरूरत नहीं है, एक बेसिस कुड बी फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है जी। कई बार उन्हीं खर्चों को हम क्लासिफाई ऐसे भी कर सकते हैं, कंट्रोलेबल कॉस्ट, अनकंट्रोलेबल कॉस्ट, वगैरह वगैरह। तो जो अभी मुद्दे की बात है, आइए हम वो बेसिस या वो क्राइटेरिया डिस्कस करें। ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट्स का मतलब, मेरे साथ साथ सभी बच्चे लिखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट्स में, कि हम 3 हेडिंग्स में अपने खर्चों को बांटते हैं। फर्स्ट वन बीइंग मटेरियल। मंशा बच्चे अगर आप अपनी कॉपी में नोट कर रहे हो तो आप ऐसे कर सकते हो, कॉस्ट लिखा, ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट्स लिखा, फिर मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस। मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस। मटेरियल मतलब कॉस्ट ऑफ टैंजिबल आइटम, लेबर मतलब कॉस्ट ऑफ ह्यूमन एफर्ट, एंड एक्सपेंसिव मतलब रेजिडुअल कॉस्ट। मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस। हाँ जी, जैम के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना, मटेरियल कॉस्ट क्या होगी? स्ट्रॉबेरी आपने मुझे बताया, शुगर, अब एंड लेमन, ठीक है जी। अच्छा, एक और चीज ध्यान से सुनना, गोइंग बाय द डेफिनेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ टैंजिबल आइटम, हर ऑर्गेनाइजेशन में थोड़ी बहुत स्टेशनरी यूज होती है, डस्टिंग वगैरह का कपड़ा, झाड़ू पोंछा, वो सब, ये भी सब मटेरियल बन जाएगा। अगर आपके मन में ये वर्ड मटेरियल सुनकर कोई डाउट आता है तो होल्ड पर रखना, बट अभी के लिए मैं स्टेशनरी आइटम्स को भी मटेरियल की कैटेगरी में रख रही हूँ। आपके मन में आता होगा ये कब से होने लगा, जाम बनाने के लिए स्टेशनरी कब से मटेरियल बनने लगी? अपने डाउट को होल्ड पर रखें। लेबर, लेबर की स्ट्रिक्टली डेफिनेशन पर जाना, कॉस्ट ऑफ ह्यूमन एफर्ट। अब सोचो हमारी जैम वाली वीडियो में हमको वर्कर्स दिख रहे थे काम होते हुए, शर्ट वाली वीडियो में तो एक्चुअली स्टिचिंग करते हुए, काम करते हुए वर्कर दिख रहे थे। तो अगर मैं बोल दूं कि हमारे पास फ्रॉम जैम पॉइंट ऑफ व्यू, लेट अस से द कुक, कुक हो गया, कुक नाम दे देते, शेफ नाम दे दो इन जनरल, ठीक है। अच्छा, और भी ह्यूमंस हैं जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉय कर सकती है। एग्जाम्पल, सिक्योरिटी गार्ड, अकाउंटेंट, हाँ जी, पैकेजिंग का वाला, ड्राइवर ऑफ डिलीवरी व्हीकल्स भी हो सकता है यहाँ पर जी हमारे पास, इन जनरल सेल्समैन भी हो सकता है। मैंने एक सिंपल वर्ड डाला, सिक्योरिटी गार्ड, मैं एक एक एग्जाम्पल लिख रही हूँ। एंड एक्सपेंसेस मतलब जो खर्चा ना तो मटेरियल कॉस्ट है क्योंकि वो टैंजिबल आइटम की कॉस्ट नहीं है, ना वो खर्चा लेबर कॉस्ट बन सकता है क्योंकि वो ह्यूमन एफर्ट की कॉस्ट नहीं है, स्टिल ऑर्गेनाइजेशन को वो खर्चा पड़ रहा है, उसको हम बोल देंगे एक्सपेंस, इसलिए हमने बोला रेजिडुअल कॉस्ट। एग्जाम्पल, रॉयल्टी, आपने अभी रॉयल्टी भी बताया था मुझे, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, डेप्रिसिएशन, ये सब आ जाएगा एक्सपेंसेस में। पहले तो बताओ ये 3 क्लासिफिकेशन सभी को समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया। अब होता क्या है, आगे और फर्दर हम बेसिस की बात कर सकते हैं, दैट कॉस्ट कैन बी फर्दर कैटेगराइज्ड इनटू some name some items on the basis of traceability to cost object। बेटा ये जो टेक्निकल वर्ड है कॉस्ट ऑब्जेक्ट, अभी के लिए सिंप्लिसिटी पर्पस के लिए मानो जैम, हमारा कॉस्ट ऑब्जेक्ट है जैम। वैसे कॉस्ट ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन क्या होती है? जिसके लिए हम खर्चे सेपरेटली रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम जैम बनाने का क्या खर्चा, अगर हम वो सेपरेटली रिकॉर्ड कर रहे हैं, एन ऑर्गेनाइजेशन कुड ऑल्सो बी मेकिंग मैगी ना, वो टोमेटो केचप भी बना रही होगी, तो टोमेटो केचप का अलग हिसाब किताब है, जैम का अलग हिसाब किताब है, मैगी बनाने का अलग हिसाब किताब है। तो अल्टीमेटली जैम एक यहाँ पर कॉस्ट ऑब्जेक्ट बन गया। उस जैम को लेकर हम खर्चा वो ट्रेस कर पा रहे हैं डायरेक्टली, उसको लेकर हम क्लासिफिकेशन करते हैं। आप लिखिएगा मेरे साथ साथ, मटीरियल विल बी क्लासिफाइड एज डायरेक्ट मटीरियल एंड इनडायरेक्ट मटीरियल।
ऐसे ही लेबर विल बी क्लासिफाइड एज डायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट लेबर। And expenses will be classified as direct expense and indirect expense. हाँ जी, ये लिख लिया। अब सोचते हैं, बच्चा ध्यान से देखना, डायरेक्ट मटेरियल की डेफिनेशन आपके पास बुक में लिखी हुई है, बट मैं आपको बता देती हूँ कि मतलब क्या है। वो मटेरियल जो क्लियर कट हमारे फिनिश गुड का हिस्सा बन रहा है। यहाँ पर हमारे पास कॉस्ट ऑब्जेक्ट क्या है, जैम, फिनिश गुड क्या है, जैम। तो जैम का हिस्सा बन रहा है अमंग स्ट्रॉबेरी एंड स्टेशनरी। क्या क्या चीज है, स्ट्रॉबेरी। ये हो गया डायरेक्ट मटेरियल। अब इनडायरेक्ट मटेरियल मतलब मटेरियल तो है, मटेरियल इसलिए है क्योंकि वो एक टैंजिबल आइटम है, बट वो फिनिश गुड का हिस्सा नहीं बन रहा। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, स्टेशनरी। तो बच्चा जो वर्ड कई बार आप बचपन में वर्ड पढ़ते हो मटेरियल, अब उसके नाम के आगे स्पेसिफिकली वर्ड आ जाना चाहिए डायरेक्ट। जो ट्रेडिंग अकाउंट को डेबिट करते हो, आप मटेरियल नहीं बोलोगे, आप आगे से डायरेक्ट मटेरियल बोलोगे, क्योंकि और भी मटेरियल एग्जिस्ट करता है विच इज इनडायरेक्ट मटेरियल। ठीक है जी, क्लियर है ये सभी को। लिखते जाओ साथ साथ, स्ट्रॉबेरी एंड स्टेशनरी लिख लिया। डेफिनेशन आपके पास नेक्स्ट पेज पर कवर्ड है। हाँ जी, नेक्स्ट डायरेक्ट लेबर की बात करते हैं। लेबर मतलब कॉस्ट ऑफ ह्यूमन एफर्ट। हम बोलते हैं वो ह्यूमंस जो कि रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करने के प्रोसेस में इन्वॉल्व है, जो कि फिनिश गुड्स बनाने का काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं किसी स्टेज में इन्वॉल्व हैं। तो यहां पर हमारे पास एग्जांपल में कुक की सैलरी विल बी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। अगर आप शर्ट की बात करें तो जो मैनुअल वर्कर स्टिच कर रहे थे वो भी क्या बन गए, डायरेक्ट लेबर। बट इसके अलावा और ह्यूमंस जो कि फिनिश गुड्स बनाने के प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं है, स्टिल दे आर अ पार्ट ऑफ द कंपनी। जैसे कि सिक्योरिटी गार्ड, अकाउंटेंट, सेल्समैन, आपके डिलीवरी पर्सन, ये सब बन जाएगा इनडायरेक्ट लेबर। ठीक है जी। आप सोचो, ट्रेसेबिलिटी की बात करते हैं, क्या स्ट्रॉबेरी ट्रेसेबल है जैम को। ट्रेसेबल का मतलब हम बोलेंगे 1000 बॉटल ऑफ जैम बनी तो उसके लिए मे बी हमारे पास लेटर से 1000 kg ऑफ स्ट्रॉबेरी लगा, स्ट्रॉबेरी क्लियर कट ट्रेसेबल हो गया जैम को। क्या स्टेशनरी को क्लियर कट ट्रेसेबल कर सकते हो, जस्ट बिकॉज जैम बन रही थी इसलिए स्टेशनरी इतनी लग गई, नो। सिमिलरली कुक की सैलरी इज ट्रेसेबल टू प्रोडक्शन ऑफ जैम, बट सिक्योरिटी गार्ड तो हर जगह लगता है जी। कई बार ऐसा होता है खाली फैक्ट्री में भी सिक्योरिटी गार्ड लगाया हुआ है हमने, तो सिक्योरिटी गार्ड की सैलरी इज नॉट ट्रेसेबल टू जैम प्रोडक्शन। अब बात करते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस की। वो खर्चा जो कि क्लियर कट उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की वजह से हो रहा है, यहां पर वर्ड आ जाता है जी स्पेशल। की वर्ड हेयर इज स्पेशल। अब सोचो, इनडायरेक्ट एक्सपेंस के लिए कीवर्ड आ जाता है जनरल। जनरल मतलब नॉट स्पेशल। अमंगस्ट रॉयल्टी एंड रेंट, जैम को लेकर क्या स्पेशल खर्चा है। रॉयल्टी का क्या मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल जैम बनाने के लिए हमने किसी की सीक्रेट रेसिपी का इस्तेमाल कर दिया, या किसी का हमने ट्रेडमार्क यूज कर लिया जी, तो वो हो जाता है कि उसके बदले हम रॉयल्टी पे कर रहे हैं। तो यहां पर रॉयल्टी बन जाएगी हमारे पास डायरेक्ट एक्सपेंस। हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि कोई एक्सपेंस डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, ये इन अदर वर्ड स्पेशल है या जनरल है। सोचो कल को सेम प्रेमाइसेस में हमने जैम छोड़कर लेटर से फर्नीचर बनाना शुरू कर दिया, क्या अभी भी रॉयल्टी जाएगी, नहीं जाएगी। बट क्या अभी भी रेंट जाएगा, बिल्कुल जाएगा। रेंट इज अ जनरल एक्सपेंस। ठीक है जी, ओके। ये क्लासिफिकेशन जब हमने सीख ली तो अब आगे बात करना, आप सभी डायरेक्ट कॉस्ट को पकड़ो। डायरेक्ट कॉस्ट में क्या क्या आ जाता है जी, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस। इन सभी डायरेक्ट कॉस्ट को मिलाकर एक नाम दिया जाएगा। नेक्स्ट पेज पर मेरे साथ चलना, और जो पहला बॉक्स है वहां पर लिखना प्राइम कॉस्ट।
पहले बॉक्स में प्राइम कॉस्ट इज डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है जी। यहां पर इसका नाम प्राइम कॉस्ट क्यों है? प्राइम वर्ड का इन जनरल मीनिंग क्या होता है? मेन खर्चा, प्राइमरी कॉस्ट, ये है मेन खर्चा। जो खर्चा अभी तक यहां पर नहीं आया उसको हम बोलते हैं ऊपर ऊपर का खर्चा है, तो नाम भी वैसा सही है, ओवरहेड्स। सेकेंड बॉक्स में लिखना ओवरहेड्स। ओवरहेड्स इज सम ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर and indirect expense। ठीक है जी। ओके, अब ध्यान से बात को सुनना। हमने अभी तक डायरेक्ट खर्चे पढ़े, डायरेक्ट खर्चों का नाम पर क्या पड़ गया? प्राइम कॉस्ट। इनडायरेक्ट खर्चों का नाम क्या पड़ गया? ओवरहेड्स। होता क्या है कि फॉर एग्जांपल टोटल कॉस्ट है 100 रुपए की, एक प्रोडक्ट की कॉस्ट पर यूनिट इज 100, इसमें से लगभग 70 to 80 रुपीज प्राइम कॉस्ट होगा एंड रिमेनिंग 20 to 30 रुपीज ओवरहेड्स का होगा। ओवरहेड्स वैल्यू वाइज, रुपी वैल्यू वाइज अक्सर छोटी अमाउंट पड़ती है, मेन खर्चा तो हमारा प्राइम कॉस्ट का ही होता है। ठीक है, बट ओवरहेड्स वैल्यू वाइज तो छोटा होता है, बट नंबर ऑफ आइटम्स कंटेन्ड इन ओवरहेड्स कैटेगरी इज वेरी वेरी वास्ट। रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, डेप्रिसिएशन, उसके अलावा इन जनरल आपका स्टेशनरी, सिक्योरिटी गार्ड, अकाउंटेंट, सेल्स पर्सोनल, आपका डिलीवरी ड्राइवर, इन जनरल मैनेजर, आपकी ऑडिट फीस, अकाउंटेंट वगैरह की सैलरी, ये सारी चीजें, नंबर ऑफ आइटम्स इतनी ज्यादा बन जाती है। आप सोचो, पेन का खर्चा अलग, हमारा झाड़ू का खर्चा अलग, इन जनरल बहुत सारी चीजें अलग अलग हो जाती है, एडवर्टीजमेंट कॉस्ट अलग चल रही है। अच्छा, रेंट की बात करें, फैक्ट्री का रेंट अलग जाता है, ऑफिस प्रीमाइसेस कई बार हेडक्वार्टर्स अलग होते हैं वो अलग जाता है, शोरूम अलग अलग जगह चल रहे हैं उनका रेंट अलग जाता है। नंबर ऑफ आइटम्स आर सो लार्ज कि हम ना अपने पास ओवरहेड्स को भी फर्दर आगे ग्रुप कर देते हैं। ग्रुप्स के नाम आपके पास 4 पड़ते हैं जी: प्रोडक्शन और वर्क्स ओवरहेड्स, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, सेलिंग ओवरहेड्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। ध्यान से सुनना एक एक ग्रुप का मीनिंग। प्रोडक्शन और वर्क्स ओवरहेड्स को आप फैक्ट्री ओवरहेड्स या मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स भी बोल सकते हो। एक ही चीज के अलग अलग नाम हैं, फैक्ट्री ओवरहेड्स, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, प्रोडक्शन ओवरहेड्स या वर्क्स ओवरहेड। मतलब क्या? वो इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो कि फैक्ट्री प्रीमाइसेस में इनकर हो रहा है, फैक्ट्री का सिक्योरिटी गार्ड, फैक्ट्री का रेंट, फैक्ट्री के में जो प्लांट एंड इक्विपमेंट है उनकी डेप्रिसिएशन वगैरह वगैरह। ठीक है जी। अब नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, इसको कई बार हम ऑफिस ओवरहेड्स भी बोल देते हैं। अलग से जो ऑफिस प्रीमाइसेस है, इनका रेंट, इनकी स्टेशनरी, यहाँ पर अकाउंटेंट बैठे हैं, हमारे पास सीईओ की या डायरेक्टर्स की सैलरी वगैरह भी इसमें कवर्ड हो जाता है। ठीक है जी। सेलिंग ओवरहेड्स मतलब प्रोडक्ट की मार्केटिंग एंड प्रमोशन का खर्चा। आप एडवर्टीजमेंट कर रहे हो, आप अट्रैक्टिव पैकेजिंग वगैरह कर रहे हो, वो सब सेलिंग ओवरहेड्स में आ जाता है। ठीक है जी। सेल्स पर्सोनल की सैलरी वगैरह वगैरह सब इधर आ जाएगा। एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स मतलब प्रोडक्ट का डिलीवरी डिस्पैच का खर्चा, हमारी डिलीवरी वैन्स की डेप्रिसिएशन, हमारे पास यहाँ पर वेयर हाउसिंग चार्जेस भी आ जाते हैं, मेनली वो खर्चा विच इज इनकर टू मेक द प्रोडक्ट अवेलेबल टू कस्टमर। ठीक है, वो खर्चा यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास। इन जनरल डिलीवरी पर्सोनल की सैलरी वो इधर आ जाएगा। एंड ऑल्सो कई बारी जो डिलीवरी वैन्स का एक बारी एक आइटम आती है, पेंटिंग ऑफ डिलीवरी वैन, कई बार हम अपना नाम वगैरह वहां पर लिखवाते हैं, दैट पेंटिंग कॉस्ट इज अल्टीमेटली डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। ठीक है। अच्छा, अब ध्यान से सुनना, ग्रुप्स तो 4 हैं, बट पुरानी कॉस्ट अकाउंटिंग जो पुराने जमाने में चलती थी, वो सेलिंग ओवरहेड्स और डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स को क्लब करके एक ही नाम दे दिया करते थे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो आपके पास भी जो पुराने जमाने के क्वेश्चन चलेंगे, इकट्ठा नाम आएगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। वैसे इनके मीनिंग अलग अलग है जी।
बट जहां जहां हमारे पास ही पॉसिबिलिटी रहेगी, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्वेश्चन आता है कॉस्ट शीट बनाने का, हमें क्लियर कट बताया जाता है मार्केटिंग का खर्चा, हमें क्लियर कट बताया जाता है सेल्स पर्सोनल की सैलरी, हमें क्लियर कट बताया जाता है डेप्रिसिएशन ऑन डिलीवरी वैन, जहां हम खुद ही आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं सेलिंग ओवरहेड अलग है और ये डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड अलग दिखाई दे रहा है, हम अपनी तरफ से इनको अलग अलग हेडिंग ही बनाएंगे। अदरवाइज वैसे कई बार क्वेश्चन की तरफ से सामने से सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन इकट्ठा नाम भी आ जाता है। ठीक है जी। आपने अभी तक वीडियो देखने के बाद जो पढ़ा उसको एक बार पैक कर देते हैं, फिर आपको ब्रेक दे देंगे। देखिएगा, हम बोलते हैं कि जैसे वन ऑफ द मेन स्टेटमेंट्स इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग में इनके वहां पर तो दो तीन बनती है, ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, P&L अकाउंट बनता है और बैलेंस शीट बनता है। ऐसे ही कॉस्ट अकाउंटिंग में एक मेन स्टेटमेंट बनती है कॉल्ड कॉस्ट शीट। ठीक है। कॉस्ट शीट मतलब आपके पास अब जो कॉस्ट है उनको क्लासिफाई करो। कहने का मतलब पहले सभी डायरेक्ट खर्चे पकड़ लो जी। तो ये बन गया आपके पास प्राइम कॉस्ट, पढ़ चुके हो। प्राइम कॉस्ट के बाद वैसे पता है हमें ओवरहेड्स जुड़ते हैं जी, प्राइम कॉस्ट के अलावा और क्या इंक्लूडेड होता है खर्चों में? ओवरहेड्स। बट ओवरहेड्स को भी उनके ग्रुप्स के हिसाब से जोड़ो। तो जी आपने सबसे पहला ग्रुप जोड़ा फैक्ट्री ओवरहेड। प्राइम कॉस्ट में जब आप फैक्ट्री ओवरहेड जोड़ दोगे तो वो वर्ड निकल कर आता है फैक्ट्री कॉस्ट। मतलब इस फैक्ट्री कॉस्ट का क्या मतलब होगा कि जब प्रोडक्ट अभी फैक्ट्री में बनकर जस्ट कंप्लीट हुआ है तो इसको बनाने का फैक्ट्री तक का खर्चा क्या है जी। फैक्ट्री में ही तो मटेरियल लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस लग रहे होंगे, उसमें और जोड़ दो फैक्ट्री का ओवरहेड तो टोटल फैक्ट्री कॉस्ट आ जाती है। फैक्ट्री कॉस्ट में जोड़ो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, तो एक वर्ड आता है जी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये वर्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्यों पढ़ा, ये नाम क्यों पढ़ा, ये आपका पॉइंट एक पेंडिंग रहेगा टिल चैप्टर नंबर 6। कॉस्ट शीट नाम का ही आप चेक कर लो, इंडेक्स में एक चैप्टर है कॉस्ट शीट, तब के लिए पेंडिंग रखना पड़ेगा इसको अनफॉर्चुनेटली। बट एक बार अगर आप आगे वैसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का हिंदी में इसका ट्रांसलेशन करो, गुड्स को बनाने की कॉस्ट, प्रोड्यूस करने की कॉस्ट। हम बोलते हैं गुड्स को प्रोड्यूस करके कुछ नहीं होता जी, उनको बेचना भी होता है। तो आप बेचने वाली कॉस्ट मतलब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन आप कॉस्ट जोड़ दो तो एक वर्ड निकल कर आता है कॉस्ट ऑफ सेल्स। इसका मतलब गुड्स को बनाने की कॉस्ट प्लस बेचने की कॉस्ट। जब गुड्स कस्टमर के पास चला गया तो तब उसकी टोटल कॉस्ट उसके ऊपर कंपनी क्या इनकर कर चुकी थी। अब होता क्या है, अगर आप ये एडवांस में बना रहे हैं तो टोटल कॉस्ट में ऐड करो टारगेट प्रॉफिट मार्जिन, तो आपके पास आ जाएगा सेलिंग प्राइस टू बी चार्ज फ्रॉम कस्टमर। अगर आप ये पोस्टमार्टम बेसिस पर बना रहे हैं, आपके पास सेल्स वैल्यू पहले से अवेलेबल होगी, आप इसमें से टोटल कॉस्ट माइनस करवाएं तो आपके पास बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट या लॉस की आ जाएगी। तो ये कॉस्ट शीट का जो ये फॉर्मेट है, ये वैसे तो इसका अपना चैप्टर भी है, थ्रू आउट द सिलेबस कॉस्ट शीट नाम चलता रहेगा। एंड बच्चा होता क्या है, क्योंकि थ्रू आउट द सिलेबस चलता रहेगा, अक्सर बीकॉम में इसको सबसे पहले चैप्टर के तौर पर टेकअप कर लिया जाता है। मैंने भी एज स्टूडेंट जब कॉस्ट अकाउंटिंग सब्जेक्ट पढ़ा था, सबसे पहले दिन हमको कॉस्ट शीट ही बताई गई थी। बट ओवर द इयर्स ऑफ माई टीचिंग एक्सपीरियंस रियलाइज होने लगा कि कॉस्ट शीट एज अ कॉन्सेप्ट आईसीआई की तरफ से ऐसा बन गया है कि जब तक हम डिटेल में ना कवर कर लें लेबर एंड मटेरियल एंड ओवरहेड्स, कॉस्ट शीट को हम अच्छे से नहीं समझ पाएंगे, उसी में फंस जाएंगे, कोई फायदा नहीं है उस चीज का। तो बेटा जी, अगर आप बीकॉम के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, बीकॉम का तो कॉस्ट शीट इतना ईजी चीज है, उनमें पता क्या होता है, आपके पास सामने गिवन चीजें होती हैं, बोलते हैं प्रिपेयर कॉस्ट शीट, मतलब फॉर्मेट में फिट करो। बट आईसीआई में सिर्फ एक फॉर्मेट के फिट करने वाला क्वेश्चन नहीं आता, प्रॉपर अच्छा खासा लेवल का क्वेश्चन आता है। बट बिलीव मी, अच्छा खासा लेवल इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि अभी अभी हम इंट्रोडक्शन स्टेज में हैं। जब आप भी आगे बढ़ जाओगे 25-30 क्लासेस के बाद, आप कहोगे कौशी चैप्टर मैम कुछ भी नहीं है। ठीक है जी, तो मेरी तरफ से कौशी चैप्टर की सीक्वेंस थोड़ी बाद की रहेगी, चैप्टर नंबर 6 पड़ेगा। राइट नाउ वी आर एट चैप्टर नंबर 3। फिर उसके बाद हम मटेरियल करेंगे, मटेरियल के बाद ओवरहेड्स करेंगे, ओवरहेड्स के बाद इसी की एक्सटेंशन है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, बाद में बारी आएगी कॉस्ट शीट की। इन सभी चैप्टर्स को डिटेल में पढ़ने का ऑब्जेक्टिव ये रहेगा, जैसे अभी हम लेबर पढ़ रहे हैं, मैंने क्या बताया ऑब्जेक्टिव क्या है, एक तो लेबर कॉस्ट कंट्रोल एंड रिडक्शन, दूसरा ऑब्जेक्टिव हाउ लेबर कॉस्ट इज कंप्यूटेड। अब मैं अपनी इसी स्टेटमेंट को रिफ्रेश करने वाली हूँ, आखिर कॉस्ट शीट में ये डायरेक्ट लेबर जा रहा है तो कैसे जा रहा है, ये हमने पता करना है। ठीक है जी, चलो तो अब ब्रेक ले लो बेटा जी, ब्रेक के बाद वी विल कंटिन्यू। ब्रेक है आपके पास 15 मिनट्स की, 12:25 हो रहे हैं। लेट्स मीट एट 12:40।